हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 7 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है? इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को तो आप सभी जानते हो। ओके, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में ना। अपने आसपास प्लांट्स एंड एनिमल्स को की बहुत सारी स्पीसीज वेराइटीज आप देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि ये कंजर्वेशन क्या है। ये एक नया वर्ड है यहाँ पे, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का संरक्षण, यानी किसी भी चीज़ को बचाना, बचा के रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन। ओके, तो ये चैप्टर इसी से है कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल को कंजर्व करने की, संरक्षण देने की क्यों ज़रूरत है, उनको हम क्यों बचा के हमें रखना चाहिए। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हो आज के टाइम पे हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने फ़ायदे के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स को कितना हार्म कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मॉल, बिल्डिंग्स, अपने घर बनाने के लिए लोग जो हैं जंगल के जंगल काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं ताकि वहाँ पे कुछ ऐसा बिल्डिंग बनाया जाए या मॉल बनाया जाए जिससे कि उनको फ़ायदा हो। ओके, एंड एनिमल्स भी ख़त्म हो रहे हैं, एनिमल को भी मार रहे हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल एंड प्लांट्स हो गए हैं जो एक्सटिंक्ट होने लग गए हैं, यानी कि अब ख़त्म होने की कगार पे है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इंडिया में हमारे दूसरी कंट्री से, नामीबिया से जो है चीते लाए गए हैं, 8 चीते। तो क्यों लाए गए हैं? क्योंकि अब हमारी कंट्री में बहुत कम रह गए हैं चीते, उनके उनके जो नंबर्स हैं अभी बहुत कम बचे हुए हैं। तो अब हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें दूसरी कंट्री से लाना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट के, हमारे नेचर की ब्यूटी को बचाए रखने के लिए हमें अपने नेचर की ब्यूटी को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उनको कंजर्व करके रखना चाहिए। तो हमारे नेचर की ब्यूटी किन से है? एनिमल से, प्लांट से, यही जो हमारे आसपास जो हमें दिखते हैं। तो उनको अगर हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो एक दिन क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। एंड प्लांट्स, आपको पता है कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हम जो है ब्रीथ जो करते हैं ऑक्सीजन, वो हमें कौन देता है? प्लांट देता है। तो हमें प्लांट्स की एंड एनिमल्स को के दोनों के कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। तो हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं से रिलेटेड होने वाला है कि कैसे हम प्लांट का कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, एंड हमें क्यों ज़रूरत है इन सब की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को विदाउट डिले। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों में से कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, कोई भी नए हैं मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। ओके, एंड अगर वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस भी लाइक क्या करें, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ कहा जा रहा है, वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड तिब्बू। ओके, तो हमने क्लास 7 में देखा था कि पहेली एंड बूझो जो है जंगल घूमने के लिए गए थे, किसके साथ? प्रोफेसर अहमद एंड तिब्बू के साथ। ओके, दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। तो जब वो लोग घूमने गए तो वो अपना एक्सपीरियंस, उन्हें जंगल घूम के कैसा लगा, वो बहुत उत्सुक थे अपने क्लासमेट्स को बताने के लिए हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ। ओके, अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। ओके, तो दूसरे जो चिल्ड्रन थे वो भी बहुत ईगर थे एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे जो हैं भरतपुर सेंचुरी गए थे। अब ये सेंचुरी क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इन्हीं सेंचुरी सबके बारे में है। यहीं पे हम कंजर्व करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को। ओके, तो सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, और किसी दूसरे ने जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना है। लोकछाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे हम कंजर्व करके रखते हैं एनिमल्स को जनरली। काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकछाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। ओके, यहाँ पे पहेली सोच रही है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे कि हम एनिमल्स को एंड प्लांट्स को कंजर्व करके रखते हैं। वहाँ पे किसी का भी जो है, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी इंसान जो है आकर के उनको हार्म नहीं कर सकता है। वो आज़ादी से वहाँ पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई आके उनको मारेगा नहीं, या तो वहाँ पे कोई भी पेड़ काटे नहीं जाएंगे। ओके, तो इनका नीड क्या है इनको बनाने का? तो नीड इसीलिए है ताकि वो लोग
जो है उन्हें हम कंजर्व करके रख सके, वो आगे चल के फ्यूचर में जो है एक्सटिंक्ट ना हो जाए, हमारे नेचर में रहें वो। ओके, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काउजेज। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है और उसके क्या कारण है। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यहाँ देखिए इसके वर्ड में ही इस आपको मीनिंग दिख जाएगा। फॉरेस्टेशन मतलब होता है कि जहाँ पे जंगल है फॉरेस्ट लगाना, ठीक है। एंड डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल को हटाना, जंगल उखाड़ना, ठीक है। जितने भी जंगल है उनको काटना, ये क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। ओके, तो आज के टाइम पे आपको पता है ना कितना सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लकड़ियों के लिए लोग जंगल काट रहे हैं, लोगों को स्पेस चाहिए अपने यूजेस के लिए, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनानी है उनको। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे जो है आपको पता ही है कि अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स है। एक ही तरह के प्लांट्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारे के प्लांट्स हैं। एंड आपको पीपल का पेड़ मिल जाएगा, आपको मैंगो का मतलब पेड़ मिलेगा, आपको एप्पल का, मतलब अलग अलग तरह के पेड़ है, ठीक है। जिस मतलब कि हम काउंट नहीं कर सकते और बहुत तो हमें पता भी नहीं है, ठीक है। और अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। एंड एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, तो दे आर इसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो आपने तो क्लास 6 में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम जो है एनिमल्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने नीड के लिए। हम ह्यूमंस के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स, इतने सारे प्लांट्स होते हैं जिससे कि हम उनके प्रोडक्ट्स को अपने एज अ फूड लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स हमें पल्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिससे कि हम ब्रीथ करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एज अ फूड जो है मीट उनका यूज़ करते हैं। एंड हम मिल्क जो है हमें काऊ से मिलता है, गोट से मिलता है। तो हम किस तरह से एनिमल्स एंड प्लांट्स पे कितने ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट हैं। ओके, टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। तो आपको पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जंगली जानवर सब जो होंगे आपको, और खतरनाक जानवर सब, वो सब क्या होते हैं, जंगल में होते हैं। कुछ जानवर को हम पालतू भी बनाते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं, जैसे कि डॉग को, कैट को, ठीक है, गॉट को, इन सबको पालतू बना के रखते हैं। लेकिन अब लायन को तो हम नहीं बनाते हैं ना। जैसे कि अभी चीते मंगाए गए हैं दूसरी कंट्री से, उनको हम क्या करते हैं, पालतू बना के नहीं रखते हैं, पेट नहीं रखते हैं उनको। तो वो लोग जंगलों में रहते हैं। तो जंगल बचे रहेंगे तभी तो वो रहेंगे ना, जंगल हट जाएंगे तो वो कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के मतलब इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के सामने अभी सबसे बड़ा थ्रेट है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल जो भी कट रहे हैं। वी नो डैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। और हम सभी जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को हटाना, क्लीन करना, क्लियर करना। एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस, और उस लैंड को जहाँ पे कि फॉरेस्ट था पहले, उसको हम अपने नीड के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन्ड बिलो। तो अब इस यहाँ पे कुछ पर्पस दिए हुए हैं जिसके लिए ट्रीज को कट किए जाते हैं। ओके, जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। अगर उस लैंड पे हमें खेती करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे जितने पेड़ हैं उनको काट दिए जाएंगे और उनको खेती के जैसी ज़मीन बनाई जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। घर बनाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। और या तो फर्नीचर हमें बनाना होता है तो उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, ठीक है, या फिर हमें ईंधन के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम पेड़ काट रहे हैं। बहुत ज़्यादातर संख्या में हम पेड़ों को काट रहे हैं इन्हीं सब रीज़न के लिए, ठीक है। तो आप याद रखना, अगर एग्ज़ाम में आपके आए तो क्या क्या पर्पस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो आप इसमें ये सारे जो दिए हुए हैं क्या क्या पर्पसेस होते हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं। ओके, some natural causes of deforestation are forest fire and severe droughts. Okay, and ये तो हमने देखा कि ये हम कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स कर रहे थे, ठीक है। एंड कुछ नेचुरल डिफॉरेस्टेशन भी होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि जंगल में आग लग जाती है। ओके, शायद हमने अभी लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कंबशन एंड फ्लेम में कि फॉरेस्ट में जो है आग लग जाती है, ठीक है। अपने आप आग लगती है फॉरेस्ट में। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो अपने आप उनके ग्रास में जो है आग लग जाती है, फिर जंगल के जंगल जल जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, सीवियर ड्राउट्स, यानी कि बहुत सूखा आ जाता है, उससे भी जंगल जो है सूख जाते हैं। तो अपने आप ये डिफॉरेस्टेशन नेचुरल काउजेज है डिफॉरेस्टेशन के, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके,
Add more causes of deforestation to your list and classify them into the natural and man-made. तो आप एक जो है इस तरह से एक तरफ पे नेचुरल कर लो मेथड जो नेचुरल जो हम डिफॉरेस्टेशन होता है, एंड एक हो गया मैन मेड डिफॉरेस्टेशन. ओके, और इस तरफ जो है नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में जितने टर्म्स होंगे आप उनको लिखना, एंड इधर मैन मेड डिफॉरेस्टेशन में जो जो चीज़ें होंगी कि मैन मेड तरीके से जो है डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, जैसे कि पेड़ों की कटाई फैक्ट्रीज बनाने के लिए, पेड़ों की कटाई खेती करने के लिए, ठीक है, पेड़ों की या जंगलों की, ठीक है. नेचुरल में आ गया आपका डिफॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्ट फायर, ड्राउट्स, ठीक है. तो इस तरह से अगर आप और सारी जानते हो कि किस किस लिए होता है डिफॉरेस्टेशन, तो आप इधर मेंशन कर सकते हो कि इस तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हो नेचुरल एंड मैनमेड में. एंड नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन तो हमने देख लिया और इसके कारण क्या है, ठीक है. एंड नेक्स्ट है कि डिफॉरेस्टेशन के अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, ठीक है. पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. पहेली एंड बूझो ने डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को रिकॉल किया. दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. तो अब अगर पेड़ पौधे आपके आसपास ज़्यादातर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा. ओके, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके इन्वायरमेंट में जो है ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि हम जो जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, एंड एक्सेल हम क्या करते हैं, हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को. और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, प्लांट लेते हैं. तो अगर प्लांट्स की संख्या, प्लांट्स के नंबर हमारे आसपास कम होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहेगा, जिससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग टर्म से तो आप अवेयर होगे, तो इसलिए ये कॉन्सिक्वेंसेस है. ओके, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपके आसपास पेड़ नहीं रहेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है आपके एटमोसफियर में वो इंक्रीज होगा. ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर. और जो ज़मीन के अंदर पानी है वो भी जो है कम हो जाएगा. वो कैसे, अब आप ये सोचोगे कि ग्राउंड वाटर का क्या कनेक्शन है कि पेड़ नहीं है. तो ग्राउंड वाटर का ऐसे कनेक्शन है कि पेड़, आपको पता है पेड़ की जड़ें क्या होती है, मिट्टी के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर होती है. और जब भी पानी आती है तो क्या होता है कि वो पानी को जो है जड़ में समेट के, मतलब जड़ों के अंदर लेते हैं पेड़, ठीक है. तो वो पानी को रखे रहते हैं अपने अंदर, ठीक है, अंदर में पानी रहती है. तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे, उस पानी का कोई यूज़ नहीं करेगा, तो वो पानी वहाँ पे टिकेगी नहीं, रहेगी नहीं. तो ग्राउंड वाटर का जो है इस तरह से लेवल भी कम हो जाएगा. दे नो डैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. और उन्हें पता है पहली बुझों को कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है. ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं अभी कि ग्लोबल वार्मिंग होना, ग्राउंड वाटर का लेवल कम होना, पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होना, ये सभी क्या है, हमारे नेचर में इम्बैलेंस है. ओके, they were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. तो अब पहली अनबुझों से उनके प्रोफेसर अहमद ने कहा कि अगर इसी तरह से हम पेड़ों को काटते रहेंगे, पेड़ों का कटना अगर रुकेगा नहीं, तो बारिश होना और हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो दोनों ही कम हो जाएगी. बारिश भी कम होगी और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी. तो मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स. तो इस तरह से जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चांसेस होंगे कि बाढ़ आ जाएगी या सुखाड़ आ जाएगा, ठीक है. बाढ़ ऐसी आ जाएगी जब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी. ओके, तो जब हमारे आसपास इतने सारे प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा. और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सभी टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, पिघलने लगेंगे. तो वो इतने सारे बर्फ़ जब पिघलेंगे तो क्या होगा, बाढ़ आएंगी, ठीक है. तो और हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटीज़ हैं, ज़्यादा बारिश अगर नहीं होगी तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होगी, तो सुखाड़ आ सकता है एंड बाढ़ आ सकती है. तो ये सारे चांसेस हैं कि अगर इस तरह से पेड़ों का कटना नहीं रुका तो ये सारे चीज़ें जो है हमारे नेचर में होंगी, नेचर में इम्बैलेंस आ जाएगा, ठीक.
ठीक है, और बाद में चल के वो हमारे लिए ही खतरा होगा। जो हम अपने फ़ायदे के लिए पेड़ पौधों को हटा रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, तो आगे चल के वो फिर हमें ही नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें इन सब चीज़ों को कंजर्व करके रखना चाहिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। रिकॉल डैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है क्लास 7 में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है प्लांट्स को। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमोसफेयर। और कुछ ट्रीज जो हैं वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इट्स इन इंक्रीज अमाउंट इन एटमोसफेयर। और कुछ पेड़ कम मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स दैट ओके। फ्यूअर ट्रीज मतलब कि अगर कम पेड़ होंगे तो उससे क्या होगा कि कम पेड़ होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा हमारे इन्वायरमेंट में। जैसा मैंने समझाया ना कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सेल करेंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेने वाला जो है प्लांट नहीं रहेगा। तो प्लांट नहीं रहेगा तो वो हमारे इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ेगा हमारे इन्वायरमेंट का, ओके, एटमॉस्फेयर का, जो कि क्या करेगा, डेट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो भी हीट जो है आती है हमारे अर्थ पे सन से, उसको आती तो है लेकिन ऊपर फिर से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, यानी कि फिर से ऊपर नहीं जाने देती है, यानी कि उसको ट्रैप कर लेती है। तो ट्रैप कर लेगी तो इसका मतलब है कि गर्मी बढ़ेगी। जब रिफ्लेक्ट हो जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है कि वहाँ सन की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो आ तो सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती हैं, तो वो क्या होंगे, वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से ही जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारे अर्थ पे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर का बढ़ना हमारे इन्वायरमेंट में जो है हमारे वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है, एंड जिसकी वजह से रेनफॉल कम होगी। दिस कुड काउज ड्राउट, जिसकी वजह से कि सुखाड़ आ सकता है, बारिश नहीं होगी तो सुखाड़ आएगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर काउज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। और डिफॉरेस्टेशन एक मेजर काउज है जिसकी वजह से जो है सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है ये भी चेंज होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सॉइल की, ओके, वो प्लांटेशन जो होंगी, वेजिटेशन होंगी, ठीक है, उसकी वजह से जो है कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है ट्रीज जो है वो सॉइल के इरोजन को रोकती है, यानी कि वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं पेड़ की जड़ें, तो जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन जो है वो प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। और जब ऊपर के लेयर नहीं होंगे, ठीक है, उन ऊपर के लेयर जो मिट्टी के हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो वो उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, अंदर के हार्ड एंड रॉकी सॉइल्स जो कि चट्टान के जैसे होते हैं। एंड दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। और जो वो मिट्टी होंगी क्या होंगी, वो लेस फर्टाइल होंगी और लेस ह्यूमस उसमें होगा। तो ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। जो धीरे धीरे क्या होगा, जो कि कभी पहले फर्टाइल लैंड हुआ करता था, धीरे धीरे फिर वो क्या हो जाएगा, डेजर्ट में बदल जाएगा, एक रेगिस्तान में बदल जाएगा, जहाँ पे कि आपको पता है डेजर्ट्स में ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ बालू बालू होती हैं, एंड प्लांट्स जो होती हैं उनमें लीफ भी नहीं होता है। कैक्टस के जैसे प्लांट्स जो हैं आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो आपकी जो मिट्टी है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, लेस ह्यूमस वाली हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो क्या होगी, उसकी फर्टिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो डेजर्ट में चेंज हो जाएंगे, और इसी को क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, ओके। आई होप आपको ये सारे टर्म्स जो हैं ये क्लियर हो रहे होंगे, ओके। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और डिफॉरेस्टेशन से जो है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो पेड़ ही क्या करते हैं,
पानी को अपने जड़ों में लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर होल्ड हुए रहते हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, और जो मूवमेंट है वाटर का सॉइल से ग्राउंड की तरफ वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन से जो है सॉइल के टेक्सचर जो है, सॉइल में जो जो कंटेंट होते हैं वो भी जो है कम हो जाएंगे। ओके, आपको पता है ना कि हम जो जब ट्रीज लगे होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं, तो उनको जो है जल्दी जल्दी वो ग्रो करे, उनमें जल्दी जल्दी फल आए, तो हम उसमें जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। ओके, एंड बहुत सारे ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उनको वो नेचुरली लेते हैं। जैसे कि अगर आसपास कुछ भी कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी ऑर्गेनिजम्स का, तो उसे वो प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को उससे। तो इस तरह से जो है उनमें न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में बना रहता है। ठीक है, एंड अगर जब फॉरेस्ट ही नहीं, मतलब ट्रीज ही नहीं होंगे, प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो इन न्यूट्रिएंट्स का आना भी सॉइल में कम हो जाएगा। तो इस तरह से सॉइल में के कंटेंट में भी आप यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस तरह से सॉइल के कंटेंट में भी जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है अफेक्ट होता है सॉइल का कंटेंट, टेक्सचर। ओके, we have studied in class 7 that we get many products from forest। तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमें वुड मिलता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें क्या कहते हैं, अगर हम जो पेपर बनाते हैं, पेपर जो होता है वो भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज, सॉरी। तो अगर हम इसी तरह से फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को कट करना अपना जारी रखेंगे तो क्या होगा, जो जो चीज़ें हमें फॉरेस्ट से चाहिए होती हैं उनकी हमारी लाइफ में शॉर्टेज हो जाएगी, वो हमें फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि फॉरेस्ट काटने से एक कोई फ़ायदा हमें हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ही होंगे हमारे लिए। ओके, एक तो इन्वायरमेंट, नेचर तो वही में इम्बैलेंस तो हो ही रहा है, और क्या होगा, हमारी जो नीड है, जो फॉरेस्ट से हमें, ट्रीज से हमें मिलती हैं, उनकी भी कमी हमारी लाइफ में हो जाएंगे। कहा जा रहा है एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। अब जानवरों का लाइफ जो है वो भी डिफॉरेस्टेशन से अफेक्ट होता है, इसको आपको डिस्कस करना है। ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स को छोड़ के जिनको कि हम पेट्स बनाते हैं, ठीक है, उन जंगल में ही रहते हैं। तो अगर जंगल नहीं होंगे तो वो कहाँ रहेंगे, जंगल में जंगल की ही चीज़ों को खाते हैं। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पत्ते खाते हैं, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को करते हैं। तो जब उनका घर ही नहीं रहेगा, आपको आपके घर से अगर निकाल दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, कहाँ रहोगे, आप कितने दिन तक जिंदा रह पाओगे। आपको धूप लगेगी, आपकी बारिश आएगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप नहीं जिंदा रह पाओगे ना, आप मर जाओगे। तो इस तरह से किसी का अगर हम घर छीन रहे हैं तो इस तरह से उनकी लाइफ भी कितनी ज़्यादा अफेक्ट होगी, वो कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे। तो एक तरह से हम उनका घर छीन रहे हैं एनिमल्स का, जो उनका घर है, फॉरेस्ट जंगल उनका घर है, हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ओके, एनिमल्स को एंड प्लांट्स को सबको कंजर्व करके रखना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरह से हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं एंड वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरीड। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स को जान करके पहेली एंड बूझो बहुत ज़्यादा वरीड हैं, चिंतित हैं। दे गिव टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। तो वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे हम फॉरेस्ट को, जंगलों को एंड जो जानवर सब हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को। ओके, तो यहाँ पे है बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ
Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. तो यहाँ पे बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर हमारे अर्थ का वो पार्ट है जहाँ की लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ओके जहाँ की उनका लाइफ एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है? बायोस्फीयर होता है. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ही आप देखो, इस वर्ड में ही जो है आपको मीनिंग आपको दिखेगा कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, आपके जो बायोलॉजी मतलब आसपास जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें विविधता. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या रिफर करती है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के वैरायटी के आपको प्लांट्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं आपके आसपास. ये क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, और वो इस किस तरह से एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है. एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से उसका किस तरह से रिलेशनशिप है, ओके. प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली. तो आपने देखा कि बायोस्फीयर, मैंने बताया कि बायोस्फीयर ऐसी जगह होती है जहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी लाइफ जो एग्जिस्ट करती है. तो रिजर्व यानी कि अब उस बायोस्फीयर को हम कैसे रिजर्व करें, जो रिजर्व एरिया होता है यानी कि संरक्षित जगह होती है, तो वहाँ पे जो है प्रोफेसर अहमद जो है पहेली को लेकर के गए, पहेली और बूझो को, एंड देयर क्लासमेट, और उनके क्लासमेट्स को. ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. और उन्होंने कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सेलेक्ट किया? बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारी कंट्री में, हर कंट्री में होते हैं, तो उन्होंने सेलेक्ट किया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. हर स्टेट में अलग अलग है, ओके. ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पिक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट. और उन्हें पता है कि इन जगह पे इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाएंगे वो उन जगह के प्लांट्स एंड एनिमल्स से सिमिलर होंगे जो कि हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय की चोटियों पर पाए जाते हैं और वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं. तो प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक. तो इस तरह से प्रोफेसर अहमद को पता था कि वो यहाँ पे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो लेके जाएंगे तो यहाँ पे जितनी तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इन स्टूडेंट्स को वो यूनिक होगी, ओके. ही रिक्वेस्ट्स माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. उन्होंने, माधव जी एक पर्सन थे जो कि फॉरेस्ट के एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, उनको एज अ गाइड जो है उन्होंने बोला कि आप गाइड बन के इन बच्चों को गाइड करिए और दिखाइए बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, ओके. He explained that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया बच्चों को कि किस तरह से कि इन एरियाज़ को जो प्रिजर्व करके संरक्षित रख के जो है बचा करके हम किस तरह से जो है अपने इन बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के चीज़ों को बचा करके उनको क्या कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के नेशनल के हेरिटेज में जो है उनको उनका पार्ट बना रहे हैं नेशनल हेरिटेज का, ओके. Madhavji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. तो माधव जी ने बताया कि हम तो प्रयास कर ही रहे हैं इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में एनिमल्स को एंड प्लांट्स को प्रिजर्व करने का, लेकिन जो हमारे ये सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट है एंड एजेंसीज हैं ये भी बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं इन एनिमल्स के एंड प्लांट्स का टेक केयर करने में. द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, मेथड्स, पॉलिसीज लगाई हुई हैं इन एनिमल्स को, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम कंजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है. तो आपसे कहा जाएगा कि कौन कौन से कंजर्व करने वाले एरियाज होते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें याद रख लेना ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ओके. ये सारी जगहों पे हम क्या करते हैं, इन अपने बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के जो एनिमल्स, प्लांट्स हैं उनको कंजर्व करके रखते हैं, ओके.
Find out the number of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve in your district, state and country. Record in the table, show this area in an outline map of your state and India. तो मैंने बोला ना कि बहुत सारे टाइगर मतलब कि नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप जो जिस भी स्टेट में रह रहे हो और जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आप पता लगाओ कि वहाँ पे कितने जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, और उनको जो है टेबल में इस तरह से फिल करो। ओके, कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा है, वहाँ पे कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपका जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट में टोटल कितने हैं, कंट्री में कितने हैं। ओके, यहाँ पे ये पचमढ़ी टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व का दिखाया गया। ओके, ये मैप है। अभी एक्टिविटी 7.4 में कहा जा रहा है लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप यानी जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे अगर कोई भी फॉरेस्ट या एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या उन्हें मारा जा रहा है तो उनके जो है कौन कौन से रीजंस हैं। सम ऑफ दिस फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। और ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं अननोइंगली, बिना जाने हुए। तो लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़, हाउ कैन दिस बी चेक। तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो जो हो रही हैं अगर आपको पता है, पता लगाइए, ठीक है, और उनका लिस्ट बनाएं एंड उनको कैसे रोका जा सकता है। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। तो आप इन्हें अपनी क्लास में क्लासमेट्स के साथ, टीचर के साथ डिस्कस करें और इन पे एक नोट भी लिखें। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फाउना। ओके, तो फ्लोरा एंड फाउना के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको मैंने जो सब चीज़ें बताई हैं वो सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, इनमें हमें एनिमल को कंजर्व करने की क्या क्यों ज़रूरत होती है, कंजर्वेशन क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।